गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास में बायोलॉजी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मानव पोषण। सबसे पहले समझेंगे मानव पोषण क्या है, मानव पोषण के प्रकार क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और अन्य खनिज पदार्थ के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मानव पोषण शरीर के सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अंगों के निर्माण के लिए, पुराने कटे फटे अंगों की मरम्मत के लिए पोषक पदार्थों का अधिग्रहण क्या कहलाता है? पोषक पदार्थों का अधिग्रहण ही पोषण कहलाता है। मानव पोषण के प्रकार अब समझेंगे। तो मानव पोषण के 3 प्रकार होते हैं। ऊर्जा उत्पादक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। वृद्धि नियंत्रण, जिसमें केवल प्रोटीन आता है। और उपापचयी नियंत्रण, जिसमें विटामिन, जल और खनिज आपके सम्मिलित हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ें तो कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो 1:2:1 का अनुपात होगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट में दैनिक ऊर्जा का 65 से 70% हमें जरूरी होता है। यानी जो दैनिक ऊर्जा का 65 से 70% भाग है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए हमें जो दैनिक आवश्यकता होगी कार्बोहाइड्रेट की वो 400 से 500 ग्राम तक होगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, नोट पॉइंट में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में सैकराइड होती है और शर्करा से मिलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो सैकराइड और शर्करा से मिलकर बनता है। इसके स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं? यानी कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? तो मक्का, चावल, आलू, शहद, गन्ना, भूमिगत सब्जियां एवं अनाज में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम प्रकार समझें, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होंगे, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड में आप देखेंगे ग्लूकोज C6H12O6 इसका जनरल फार्मूला है। डाइसैकराइड का जनरल फार्मूला है C12H22O11 और पॉलीसैकराइड का फार्मूला है C6H10O5N। ठीक है, C6H12O6 को हम सरल शर्करा या मीठी शर्करा भी बोला जाता है। किसको? मोनोसैकराइड को। अब हम मोनोसैकराइड में पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो मोनोसैकराइड का उदाहरण है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बारे में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो ग्लूकोज के रूप में ही संचित होती है। ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। यानी इसी कारण से तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी हम किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज क्या है? अगर प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को शहद की शर्करा भी बोला जाता है। फ्रक्टोज को यानी फल की शर्करा भी फ्रक्टोज में आती है। फल एवं शहद में जो मीठापन होता है वो किसके कारण से होता है? फ्रक्टोज के कारण से होता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। यानी मोनोसैकराइड में 3 एग्जाम्पल आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का जनरल फार्मूला हमने बताया था C12H22O11। ठीक है, डाइसैकराइड में लैक्टोज पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम समझें लैक्टोज क्या है, तो अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दें, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दें तो आपका जो बनेगा यौगिक वो होगा क्या? लैक्टोज का। ठीक है, अब हम मिल्क के बारे में समझें कि दूध
में खट्टापन क्यों होता है, मीठापन क्यों होता है, कड़वापन क्यों होता है, सफ़ेद रंग क्यों होता है। ठीक है। तो मिल्क में अगर देखें तो मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर जल की मात्रा देखें तो जल की मात्रा पाई जाती है 87.7% जल पाया जाएगा। ठीक है। ठीक है। दूध को सुरक्षित करने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़ती है, पाश्चुरीकरण। ठीक है। दूध में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई पाया जाएगा और बैक्टीरियम लैक्टिसाई पाया जाएगा। यानी जो जीवाणु पाए जाएंगे, दो जीवाणु पाए जाएंगे, लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई और बैक्टीरियम लैक्टिसाई। ठीक है। दूध का मीठापन किसके कारण से होता है, तो लैक्टोज के कारण मीठापन होता है। खट्टापन दूध में क्यों होता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दूध में खट्टापन भी होता है। कड़वापन, कभी कभी कड़वापन फील होता है तो इसका मतलब उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें कैरोटीन पाया जाएगा। सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है, तो केसिन के कारण सफ़ेद रंग होता है। दूध का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। ठीक है। अगर पीएच मान देखें, यानी दूध की पीएच वैल्यू देखें, तो पीएच वैल्यू होती है कितनी, 6.5%। ठीक है। अब अगर वसा के बारे में समझें कि दूध में वसा कितने प्रतिशत पाया जाएगा, 3.8% वसा पाया जाता है। 3.3% पाया जाता है प्रोटीन और खनिज पाया जाएगा 0.9%। तो दूध में इतने सारे तत्व आपके पाए जाते हैं। ठीक है। अब दूध का पाश्चुरीकरण कैसे करते हैं, तो हम पाश्चुरीकरण के बारे में समझेंगे। पाश्चुरीकरण की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने किया। तो पाश्चुरीकरण में किया क्या जाता है, तो पहले स्टेप में किया जाता है कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता है। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता है। उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इस तरह जो आपका दूध बनता है उसको पैकेट में भर दिया जाता है। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। अब सुक्रोज के बारे में समझें, तो अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ मिला दिया जाए तो वो आपका जो यौगिक बनेगा वो सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज पाया जाता है गन्ने व चुकंदर दोनों में। ठीक है। सुक्रोज और अगर एस्टोबैक्टर को मिला दिया जाए तो आपका जो बनता है वो यौगिक बनता है सिरका बन जाएगा। अगर सुक्रोज को सैक्रोमाइसीज सेरेबीसी से मिला दिया जाए तो आपका एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब हम समझेंगे पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड या जटिल कार्बोज है। ठीक है। दूसरा, जल में अघुलनशील होता है, यानी जितने भी पॉलीसैकेराइड होंगे वो जल में अघुलनशील होंगे। ठीक है। पॉलीसैकेराइड संग्रहित ईंधन का कार्य करता है, यानी ये ईंधन के रूप में क्या होता है, संग्रहित रहता है। जैसे मंड हो गया, स्टार्च हो गया, मंड को स्टार्च भी बोला जाता है, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि पॉलीसैकेराइड के जो एग्जाम्पल हैं उसके बारे में थोड़े थोड़े डिटेल से हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सेलुलोज, पहली चीज सेलुलोज तो पाया जाता है पौधों की कोशिका भित्ति में। यानी सेलुलोज किसमें पाया जाएगा, पौधों की कोशिका भित्ति में। यह एक प्राकृतिक रेशा है और यह सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है। यह पौधों में संचित रहती है, यानी सेलुलोज जो होगा पौधों में संचित रहती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संग्रहित ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। स्टार्च, स्टार्च आलू में पाया जाता है सबसे ज्यादा, यानी पौधों का ये भी संचित भोजन है और यह पौधों की पत्तियों में क्या होता है, संचित रहता है। ठीक है। अब देखिए, अगर स्टार्च को टाइलिन से हम रिएक्ट करवा दें, क्रिया करवा दें, यानी टाइलिन की उपस्थिति में जो स्टार्च होता है वो किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में। ठीक है। टाइलिन की स्थिति में वह माल्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है। ग्लाइकोजन, जंतुओं का जो संचित भोजन होता है, यानी जो भोजन संचय होता है कहाँ पे होता है, यकृत में। यानी ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाएगा, यकृत में पाया जाएगा। कार्य क्या है ग्लाइकोजन का, डीएनए तथा आरएनए का अपघटन करना।
यानी ग्लाइकोजन का मुख्य कार्य है डीएनए को और आरएनए को अपघटित करना, तोड़ना, छोटे छोटे पीस करना। ठीक है। वसा, अगर हम फैट के बारे में समझें, वसा के बारे में, तो दैनिक ऊर्जा को 20 से 25% जो ऊर्जा प्रदान करती है वो कौन प्रदान करता है? वसा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी अगर 1 ग्राम वसा लें तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। यह त्वचा के नीचे रहकर तापमान नियंत्रित करती है। यानी वसा का मुख्य कार्य है त्वचा के नीचे तापमान को नियंत्रित करना। दैनिक आवश्यकता, यानी हमें कितना वसा लेना चाहिए, तो 60 से 70 ग्राम वसा हमें दैनिक रूप में लेना चाहिए, पर डे हमें लेना चाहिए। स्रोत हम समझें, स्रोत क्या क्या है, यानी वसा हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो वसा प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं। एक वनस्पति वसा प्राप्त प्राप्त करने का स्रोत है और दूसरा जंतुओं से प्राप्त करने वाला। तो इसलिए एक को वनस्पति वसा बोलेंगे, दूसरे को जंतु वसा। वनस्पति वसा में आपका नारियल आएगा, ताड़ आएगा, सोयाबीन, बादाम, काजू, अलसी, सरसों, सूरजमुखी आपका ये वनस्पति वसा में आएगा। जंतु वसा में घी, दूध, मक्खन, मांस, मछली, याक और चर्बी। ठीक है। अब देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर रहता है तो वह द्रव अवस्था में होता है और उन्हें हम क्या कहेंगे? तेल कहेंगे। ठीक है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठोस अवस्था के रूप में जो पाया जाएगा तो उसे हम ठोस अवस्था में कहा जाएगा। यानी ये ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में प्राप्त हो सकती है। वसा के अणु, तो वसा के अणु क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के रूप में संग्रहित होते हैं। अब समझेंगे वसा अम्ल के प्रकार कितने हैं। तो वसा अम्ल के 2 प्रकार हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आएगा नारियल का तेल, ताड़ का तेल, और असंतृप्त में आएगा मछली का तेल, वनस्पति तेल और जंतु वसा। ठीक है। वसा के मुख्य कार्य क्या हैं? कि विभिन्न अंगों को चोटों से बचाना। ठीक है। वसा की कमी से होने वाला विकार कौन कौन सा है? तो वसा की कमी से त्वचा रूखी होती है और वसा की कमी से शरीर का विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। प्रोटीन, अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन अब समझें, तो प्रोटीन क्या होता है? अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। प्रोटीन कैसा होता है? प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है और प्रोटीन का में 20 एमिनो अम्ल से इसका निर्माण होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 एमिनो अम्लों से मिलकर होता है। ठीक है। तो प्रोटीन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? जे वर्जीलियस ने। ठीक है। जे वर्जीलियस ने 1938 में सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। मानव शरीर का 15% भाग किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। यानी अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रो तो प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग होता है और क्वाशिकॉर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन के कितने प्रकार हैं? प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से बने होते हैं। लेकिन जो संयुग्मी प्रोटीन होता है वो प्रोटीन और अन्य अणुओं से मिलकर बना होता है। और व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय विलयन से बनता है। ठीक है। और व्युत्पन्न जो प्रोटीन होता है वह सरल एवं संयुग्मी प्रोटीन के विघटन से क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। जैसे हो गया मेटा प्रोटीन और फाइब्रिन। तो मेटा प्रोटीन और फाइब्रिन किस में आते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन में आते हैं। सरल अम्ल प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं? तो एल्बुमिन, एल्ब्यूमिनाइड, अगर एल्ब्यूमिन याद हो गया तो एल्ब्यूमिनाइड भी याद कर सकते हैं। ग्लोब्यूलिन, तो ये आपके सरल प्रोटीन है। संयुग्मी प्रोटीन का बात करें तो संयुग्मी के साथ न्यूक्लियो लगा रहेगा या फास्फो लगा रहेगा या ग्लाइको लगा रहेगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन और फास्फो प्रोटीन आपके आएंगे संयुग्मी प्रोटीन में। प्रोटीन के कार्य अगर हम समझें तो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत में सहायक होती है। मेटाबॉलिक प्रक्रिया में एंजाइम का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। हार्मोन के संश्लेषण में भाग कौन लेता है? तो प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। साथ में प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है।
इसीलिए प्रोटीन को वृद्धि नियंत्रक उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे विटामिन क्या है, विटामिन का प्रयोग किसने किया, कितने प्रकार के होंगे, जल में कौन से विटामिन घुले होंगे, वसा में कौन से घुलनशील होंगे, इन सब के बारे में हम आसानी से पढ़ते हैं। विटामिन, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी फंक ने 1911 में किया। ठीक है, विटामिन क्या है, विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी विटामिन जो है वो उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। विटामिन के प्रकार, विटामिन के दो प्रकार होंगे, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन के प्रकार होंगे दो होंगे, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी जो मुख्य हैं, बी और सी वो जल में घुलनशील है, लेकिन साथ में B1, B2, B3, B6 और B9 भी क्या होंगे, B9 भी आपके विटामिन जो हैं जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आपके जो होंगे वो वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। अब विटामिन ए की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो विटामिन ए की खोज की थी एल्मर वी मैकुलम ने और मार्गुराइट डेविस ने। यानी विटामिन ए की खोज किसने किसने की थी, एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है एक्सरोफाइटाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, एक्सरोफाइटाल। अगर हम अणुसूत्र समझें तो अणुसूत्र इसका क्या होगा, C20H29OH। ठीक है, अन्य नाम क्या है, विटामिन ए को एक्सरोफाइटाल को रेटिनाल भी कहा जाता है, और इसीलिए विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यानी रेटिनाल की कमी से हमें क्या होता है, रतौंधी होती है। 13 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अगर दैनिक आवश्यकता पूछें कि कितने ग्राम हमें लेना चाहिए, तो 60 मिलीग्राम हमें विटामिन ए लेना चाहिए। स्रोत, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, दूसरा दूध में पाया जाता है, तीसरा पनीर में और यकृत में और अंडे की जर्दी में। और इसका अगर मुख्य स्रोत पूछें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है, कार्ड लिवर तेल में पाया जाता है प्रोटीन, विटामिन ए सबसे ज़्यादा। आगे हम समझें विटामिन B1। विटामिन B1 की खोज किया था कैसिमर फंक ने। ठीक है, विटामिन B1 की खोज किसने किया था, कैसिमर फंक ने, और विटामिन की भी खोज कैसिमर फंक ने ही किया था। ठीक है, विटामिन की खोज भी सी फंक ने किया था। रासायनिक नाम विटामिन B1 का क्या है, थायमीन है, और इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है वेरी बेरी। ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है, चावल की भूसी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, साथ में खमीर में पाया जाएगा, गाजर में, गेहूं में, चावल में, दूध में और सोयाबीन में। आगे हम देखेंगे विटामिन B2। तो विटामिन B2 की खोज की थी D.T. स्मिथ ने। ठीक है, किसने की थी, D.T. स्मिथ ने। D.T. स्मिथ और E.G. हेंड्रिक ने विटामिन B2 की खोज की थी। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, रोग, विटामिन B2 की कमी से क्या क्या रोग होता है, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन होता है, किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। स्रोत क्या है, दूध, मटर, सेम और ईस्ट इसके मुख्य स्रोत हैं। जल में घुलनशील विटामिन भी है, यानी B2 जल में घुलनशील भी होती है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3। तो सबसे पहले हम समझेंगे विटामिन B3 की खोज किसने की थी, तो कॉनरेड एल वेजम ने 1937 में विटामिन B3 की खोज की थी। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, और B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। अगला स्टेप देखें तो B3 का अगर सोर्स देखें, स्रोत, यानी विटामिन B3 हमें किससे किससे प्राप्त होगा, तो अंकुरित गेहूं से, आलू से, अनाज की बाहरी परत से और बादाम से। ठीक है, विटामिन B6। विटामिन B6 अगर हम देखें तो इसकी खोज किया था पाल
जियोर्जी ने 1934 में। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग होता है, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है और अरक्तता होती है, रक्त की कमी भी बताता है। तो B6 की कमी से रक्त की कमी होती है। स्रोत क्या है? स्रोत हैं सब्जियां, मांस और कलेजी में विटामिन B6 पाया जाता है। आगे हम देखेंगे विटामिन B7। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन नाम है। कार्य क्या है? पाइरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में रूपांतरित करने का कार्य, यानी जो शरीर में पाइरेट की मात्रा बढ़ती है उसको ऑक्जेलो एसीटेट में रूपांतरित करने का काम करता है। इसका मुख्य स्रोत है हरी सब्जियां, यकृत, दूध और अंडा। अगला हम देखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 की खोज लूसी विल्स ने 1933 में किया था। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल क्या है? फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग होता है रक्त अल्पता, यानी फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता कमी होती है। सोर्स क्या है? केला, संतरा और लीवर ईस्ट क्या है? इसके मुख्य सोर्स हैं विटामिन B9 के, यानी फोलिक एसिड के मुख्य सोर्स केला, संतरा और लीवर ईस्ट है। ठीक है। संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरियम द्वारा होता है, यानी B9 का जो संश्लेषण होता है वो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे B12, विटामिन B12, इसकी खोज किसने की थी? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसका मतलब है इसमें कोबाल्ट धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है। विटामिन B12 का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी की परिपक्वता में सहायक होना। ठीक है। विटामिन B12 की कमी से स्नायुविक दोष होता है। ठीक है। स्रोत क्या है? मांस, कलेजी और दूध इसका सोर्स है। आगे हम देखेंगे B7, विटामिन BC। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी की खोज ए होइस्ट और टी फ्रेलिस ने की थी। ठीक है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका जो सूत्र है वो 66H8O6 है। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, क्योंकि इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है तो स्कॉर्बिक से हम याद कर सकते हैं स्कर्वी। स्रोत क्या है? खट्टे रसदार फल में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे हो गया नींबू, हो गया संतरा, हो गया मौसम्मी, हो गया। ठीक है। विटामिन डी। विटामिन डी की खोज एडवर्ड मेलानबी ने किया था। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल है। विटामिन डी का मुख्य कार्य है हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है वो रिकेट्स कहलाता है, और विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों में जो रोग होता है उसको ऑस्ट्रियोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है। विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो सूर्य की किरणों से, क्योंकि इस त्वचा में क्या उपस्थित होता है? एर्गेस्टिरॉल। एर्गेस्टिरॉल जब सूर्य की किरणें त्वचा में पड़ती हैं तो त्वचा में जो उपस्थित एर्गेस्टिरॉल है वो क्या करता है? विटामिन डी में बदल देता है। ठीक है। सोर्स क्या है इसका? तो सोर्स है सबसे पहले सूर्य, घी, अंडे की जर्दी। ठीक है। सूर्य की रोशनी सबसे जरूरी है, घी जरूरी है और अंडे अंडे जरूरी हैं किसके लिए? विटामिन डी के लिए। आगे हम देखेंगे विटामिन ई। तो विटामिन ई की खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने किया था। रासायनिक नाम है टोकोफेराल। विटामिन ई का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन ई को ही प्रजनन विटामिन कहा जाता है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य नपुंसक हो जाता है। और विटामिन ई के रोग से दूर होने के लिए इसका मुख्य जो सोर्स है वो अंकुरित दाने, चना, गेहूं, मटर आदि हैं, जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला हम देखेंगे विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विलिन। ठीक है। इसका मुख्य कार्य है रक्त स्राव रोधी विटामिन, यानी विटामिन की के को ही रक्त स्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता इसका मतलब है प्रोथ्राम्बिन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है।
अब हम समझेंगे विटामिन के कार्य क्या हैं। तो विटामिन क्या करती है, उपापचय क्रिया में सहायक होती है, विभिन्न आक्सीकारी एंजाइम के रूप में सहायक होती है। विटामिन सी प्रोटीन और वसा का क्या करती है, मोचन करती है। यानी जो विटामिन सी होगी वो प्रोटीन और वसा का मोचन करती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का भी क्या करता है, मोचन करता है। अब हम समझेंगे खनिज लवण। तो खनिज लवण क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। अगर मानव शरीर में बात करें तो मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। खनिज का क्या कार्य क्या है, तो जीव द्रव्य में संवेदनशीलता खनिज के कारण ही होती है। पेशी संकुचन जो होता है वो खनिज के कारण होता है। हृदय स्पंदन, चेता संवहन भी किसके कारण होता है, खनिज के कारण होता है। तो ये हुए मुख्य खनिज के कार्य। आगे देखेंगे सोडियम। तो सोडियम का कार्य क्या है, तो पेशियों का संकुचन करना, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेशों का संचारण करना, और रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, सोडियम करता है। तो इसलिए दैनिक आवश्यकता के रूप में 2.5 ग्राम प्रतिदिन सोडियम लेना चाहिए। ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, NaCl यानी साधारण नमक में आपका सोडियम पाया जाता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिकीय क्रियाएं करना और पेशी संकुचन में सहायक होना। ठीक है। अगला हम खनिज देखेंगे विटामिन। तो विटामिन क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम विटामिन डी का निर्माण करता है, हड्डियों व दांतों की सुरक्षा करता है। ठीक है। यानी जहां विटामिन डी की कमी होती है वहां पे कैल्शियम भी लिया जाता है। पेशी संकुचन प्रक्रिया में सहायक होती है। और कैल्शियम का मुख्य स्रोत है पनीर, दूध, अंडे और हरी सब्जियां। इसलिए दैनिक आवश्यकता के रूप में हमें 1.2 ग्राम प्रतिदिन हमें कैल्शियम लेना चाहिए। फास्फोरस। फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों को क्या प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। यानी कैल्शियम के साथ ये भी दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करती है। तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन को बनाए रखने का काम फास्फोरस करता है। मुख्य कार्य क्या है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होगा, फास्फोरस के द्वारा होगा। दैनिक आवश्यकता यानी 1.2 ग्राम हमें फास्फोरस भी लेना चाहिए, 1.2 ग्राम हमें कैल्शियम भी लेना चाहिए। ठीक है। लौह तत्व। लौह तत्व का कार्य क्या है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने में सहायक होना। शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक जो होता है वो आपका लौह तत्व होता है। इसकी कमी से रोग होता है अरक्तता। ठीक है। सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यकृत। और साथ में अन्य सोर्स के रूप में अंडा, पालक, मेथी और अनाज में भी पाया जाता है। दैनिक आवश्यकता प्रतिदिन हमें 20 मिलीग्राम हमें क्या लेना चाहिए, लौह तत्व की आवश्यकता होती है। अगला हम पढ़ेंगे आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होती है। ठीक है। आयोडीन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होती है। और कहाँ पे स्रावित होगी, थायराइड ग्रंथि में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, जिसे गलकंड कहते हैं। आयोडीन का मुख्य स्रोत है नमक। ठीक है। और साथ में समुद्री मछली, समुद्री भोजन और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयोडीन मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर एक सामान्य कार्य करने में औसत युवा मनुष्य को अब संतुलित आहार, कितने संतुलित आहार की जरूरत होती है, तो 3500 कैलोरी संतुलित आहार की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर इन सब खनिजों का अल्प पोषण किया जाए या खाना बहुत अधिक कम खाया जाए, बहुत अधिक खाया जाए, तो अगर खाना हम यानी संतुलित आहार को अगर का हम अल्प पोषण करते हैं तो हम लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम लिया जाता है। यानी अल्प पोषण में लंबी अवधि तक भोजन की कम मात्रा लेना ही अल्प पोषण कहलाता है। और लंबी अवधि तक, बहुत लंबे समय तक अत्यधिक भोजन लेना क्या कहलाता है, अतिशय पोषण कहलाता है। इस तरह आपका जो पोषण वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे तंत्र के बारे में, शरीर तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त किया जाता है।